हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है और किन किन स्थितियों में कैसा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में संबंध। तो एक बार हम आपको पुनः रिवाइज करा देते हैं कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में चाहे आप अवतल दर्पण ले लीजिए या उत्तल दर्पण ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण का ध्रुव P है और यहाँ से एक मुख्य फोकस होकर मुख्य अक्ष होकर जाता है। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो पिछली वीडियो में हमने डिफाइन किया है कि वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है और फोकस दूरी कहाँ होता है। एक बार पुनः समझाते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है उसका ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात इस मुख्य फोकस को जिस बिंदु से काटती हुई आगे की तरफ निकल जाती है तो उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम C से दिखाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाला चीज क्या है कि इस ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो मुख्य फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं कैपिटल R से। तो यही हमारा है जो P और F के बीच की दूरी है ये फोकस दूरी है और इस C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अब हमको यही पढ़ना है कि इस वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध क्या होता है। तो संबंध को ध्यान से समझिएगा कि जो ये फोकस दूरी F है, ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी जो F है वो वास्तव में किसके बराबर होता है। तो जो फोकस दूरी F है यह इस वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है। जो फोकस दूरी F है वह गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके आधा के बराबर होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है ये F है वह इस P और C के ठीक बीच में है, तभी तो आधा हुआ, क्योंकि P और C के बीच की दूरी को हम R कह रहे हैं और P और F के बीच की दूरी को स्मॉल f कह रहे हैं और जो स्मॉल f है वो ठीक C और P के मध्य में पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये फोकस दूरी है वो इस वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, मतलब f = R/2। और अब हम इसका निगमन करेंगे। तो देखिए निगमन जो है इसका डेरिवेशन कि कहाँ से आया। तो निगमन जो है ये अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए किसी के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों दर्पण के लिए ये सेम आता है f = R/2। चाहे आप अवतल दर्पण से कीजिए या उत्तल दर्पण से कीजिए, दोनों के लिए ये बराबर आएगा। तो हम इसका डेरिवेशन अवतल दर्पण से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो अब हम शुरू करते हैं f = R/2 का डेरिवेशन। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम यहाँ पर याद रखने के लिए लिख दे रहे हैं f = R/2 और इसी का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर अवतल दर्पण से कर रहे हैं और उत्तल दर्पण से आप लोग सेल्फ इसको कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। तो अवतल दर्पण वाला देखिए कि अवतल दर्पण से R और F का जो संबंध है f = R/2 उसको कैसे निगमन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। कहीं बना लिया जाए।
एक अवतल दर्पण हो गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान डेरिवेशन है और काफ़ी मज़े में इसको किया जाए। तो ये हो गया ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F, और यहाँ पर हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र C। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो इसको लिखा जाएगा, आप लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाना हो तो बना लीजिएगा। लिखा क्या जाएगा कि माना, चूँकि दर्पण है मिरर है तो M1 M2 मिरर लेते हैं, कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, इसका नाम दे देते हैं AB। इसका नाम दे दिए AB। और जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो ये जाएगा मुख्य फोकस से। तो चलिए यहाँ पर मुख्य फोकस से प्रकाश चला गया, ये आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। और हम लोग प्रकाश का जब जहाँ पर परावर्तन पढ़े थे वहाँ पर पढ़े थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब भी होता है। तो दर्पण में जो अभिलंब है वो जाता है वक्रता केंद्र से, ये जाएगा आपका वक्रता केंद्र से। चलिए, ये हो गया हमारा अभिलंब। और वहाँ पर एक और चीज़ हम बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, और इसके बीच का जो कोण है इसको हम कहेंगे कि ये आपतन कोण I है। और इसी अभिलंब, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। देखिए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और इसको दिखाते हैं किससे, I से। और इसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम दिखाते हैं किससे, R से। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और हमने इसका वीडियो हमने बना कर रखा है, आप वहाँ से एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया I और यह हो गया R। अब चूंकि हम यह जानते हैं कि ये जो प्रकाश किरण हम भेजे हैं ये इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों समांतर हैं आपके, और ये काम करेगा तिर्यक रेखा का। और हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाएं हैं उनको कोई तिर्यक रेखा काट दे, समांतर रेखाएं हैं इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये क्लास 9th के मैथ में है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बराबर होगा तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर पड़ेगा। तो जब यह I है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, I, क्योंकि एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये I है तो ये भी कितना हो गया, I हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा लिखते हैं एक बार कि चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, देखिए इस चित्र के पहले एक चीज लिखना पड़ेगा, या चित्र के बनाने के बाद में लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित हो रहा है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर रहा है, और CB क्या है, इसका अभिलंब है। इस अभिलंब और ये आपतित किरण है तो इसके बीच में आपतन कोण बन गया, और यही अभिलंब और ये परावर्तित किरण है इसके बीच में परावर्तन कोण बन गया। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि चित्र के अनुसार एंगल, देखिएगा ABC, इस कोण की बात हो रही है, ABC ये क्या है, I, और वास्तव में है क्या, ये यही तो आपतन कोण है, ठीक। और CBF तथा एंगल CBF
एफ, ये आर है, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। और अगर हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम देखें तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई क्या है, ए बी सी है, एंगल आर क्या है, सी बी एफ, आर जो है सी बी एफ, यह कोण इस कोण के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और चूंकि हमने प्रकाश किरण को, ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराया है, तो चूंकि ए बी पैरेलल सी पी लिख सकते हैं। सी पी वास्तव में क्या है, मुख्य अक्ष है। एपी पैरेलल सीपी, जो ए बी है वो सीपी क्या है, पैरेलल है। और ये किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का। तो हम कह सकते हैं तथा सीबी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर होगा। तो एकांतर कोण ध्यान दीजिएगा कौन होगा, बी सी एफ, इस कोण की बात हो रही है, बी सी एफ। एंगल बी सी एफ किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी के बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ए बी सी। और एंगल ए बी सी कितना है, आई है। तो अब ध्यान से समझिएगा, बी सी एफ ए बी सी के बराबर हो गया। और यहां पर देखिए समीकरण 1 में जो ए बी सी है वो है सी बी एफ के बराबर। तो देखिए बी सी एफ, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर है, मतलब आई आर के बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल जो बी सी एफ है वो ए बी सी के बराबर है। और ए बी सी देखिए किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर, एंगल सी बी एफ के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बी सी एफ किसके बराबर है, सी बी एफ। ध्यान से एक बार पुनः समझिए, यह आई आर के बराबर है परावर्तन के दूसरे नियम से। और एकांतर कोण के हिसाब से देखा जाए यह समांतर रेखा है, तो यह इसके बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है तो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी चीज को हमने लिखा है कि बी सी एफ यह कोण सी बी एफ के इस कोण के बराबर है, सी बी एफ के कोण के बराबर है। तो जो यहाँ पर त्रिभुज बना सी एफ बी, तो अब त्रिभुज सी एफ बी में, तो अब त्रिभुज सी एफ बी में ये दोनों कोण बराबर। तो त्रिभुज सी एफ बी में हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी एफ इक्वल टू सी बी एफ, ये कोण बराबर। और क्लास 9th के मैथ में एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब कि इस कोण के सामने की भुजा एफ बी है और इस कोण के सामने की भुजा सी एफ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी। ये प्रमेय के अनुसार है, प्रमेय के अनुसार। और ये प्रमेय क्लास 9th के मैथ में है, आप लोग उस प्रमेय को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उस कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये जो त्रिभुज है इसमें दो कोण आपके बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा देखिए बी सी
BCF, तो BCF के सामने की भुजा FB और ये जो यहाँ पर कोण है CBF, इसके सामने की भुजा CF, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं CF और FB भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हम समीकरण दे देते हैं 3। अब आप ध्यान समझिएगा कि यदि ये जो आपका मिरर है, दर्पण है, ये इसकी वक्रता छोटी हो, मतलब दर्पण आपका कैसा हो, छोटा हो। देखिए दर्पण कैसा हो, छोटा हो, तो दर्पण जैसे जैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना बड़ा तो दर्पण होता नहीं है, दर्पण वो छोटा छोटा होता है। आप लोग अपने लैब में देखे होंगे कि दर्पण कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। तो जितना लंबा चौड़ा हम बोर्ड पर बनाए हैं, इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो दर्पण छोटा होता है। तो चूंकि दर्पण की वक्रता क्या होती है, छोटी होती है, तो दर्पण की वक्रता अगर हमारा छोटा होगा तो ये जो है B है एकदम ठीक कहाँ होगा, इस P के करीब में होगा। मतलब ये कह सकते हैं ना कि ये साइज हमारा कैसा होगा, छोटा होगा, मतलब कि जो B है वो ठीक कहाँ होगा, P के करीब होगा। तो उस कंडीशन में जो है FB है वो ठीक किसके बराबर होगा, FP के बराबर होगा। ये कंडीशन होगा, ये उतरते उतरते आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो जो FB है वो लगभग लगभग किसके बराबर होगा, FP के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि दर्पण की वक्रता छोटी हो तो B P के अत्यंत निकट होगा। और जब B अत्यंत निकट होगा तो हम कह सकते हैं कि जो FB है वो तो हो जाएगा FP। तो चाहे आप FP कहिए या FP कहिए, दोनों बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अब जो CF है वो FB के बराबर नहीं होगा, FP के बराबर होगा। CF इक्वल टू FP। अब ध्यान दीजिएगा, निकल गया CF यह दूरी बराबर FP यह दूरी। तो जब CF बराबर FP निकल गया तो हमारा जो ये टॉपिक है वो यहीं पर सिद्ध हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो CF इक्वल टू FP। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यदि हम एक यहाँ से वक्रता त्रिज्या की बात करें, जो CP है, CP, अब अगर देखें कि CP किसके बराबर है, तो CP देखिए CF प्लस FP, CF प्लस FP। जो देखिए CP है यहाँ से यहाँ तक, ये CP किसके बराबर है, CF प्लस FP के बराबर। और अभी हमने ऊपर लिखा है कि जो CF है वो FP के बराबर है। तो CP इक्वल टू CF के बदले में FP, एक FP पहले से है, तो FP और FP हो जाएगा, देखिए CP इक्वल टू हो जाएगा 2FP। कितना होगा, 2FP। अब अगर हम बात करें कि CP का, तो CP है क्या, C से लेकर P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और F से लेकर P तक की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं, स्मॉल f। तो CP इक्वल टू हो गया R और FP इक्वल टू हो गया F। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू R/2, यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ से पता चल गया कि जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो कभी भी आप जो है सवाल बनाएंगे तो F इक्वल टू R/2 अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर उपयोग कर लीजिएगा, F इक्वल टू R/2। तो ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया अवतल दर्पण के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा अवतल दर्पण के लिए F इक्वल टू R/2। इसी प्रकार आप उत्तल दर्पण के लिए भी इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो इसको आप सेल्फ कर लीजिएगा, और अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कमेंट अधिक आया तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल वो समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया, इसको ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।